मेरा छोटा देवर औरतों की मसाज करता था। औरतें भी खुशी खुशी से मसाज करवा लेती थी। मेरा भी अक्सर दिल करता कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को नहीं कहती थी। लेकिन एक रात मैं बहुत थकी हुई थी। देवर को कहा लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। जब देवर ने मसाज करने लगा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि देवर ने तो रोज के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत या घर के कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 4 साल से मेरा यही रूटीन था और मेरे रूटीन में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के जरूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती थी। फिर दिन के वक्त वापस आती, घर आकर खाना बनाती और घर के बाकी सारे काम भी करती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी, यूँ घर की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहाँ पर कामकाज करना मेरा काम था। इस सब से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे घर पर मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थी और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था। यूँ मेरा देवर घर पर ही रहता था और देवर के इस काम से अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। वो पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना उसे पसंद नहीं था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का यह रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थी और पति का हाथ बटाया करती थी। पति का हाथ बटाने के चक्कर में वो खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता था कि मैं भी अपने देवर से मालिश करवाऊं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे चुप हो जाती थी। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वो किसी से भी ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता था और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था कि देवर से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन यह बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता है। मैं खुद भी कम बोलती थी और ज़रूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी और तीनों टाइम उसके कमरे में चुपचाप से खाना रख कर आ जाती थी। कभी कभी देवर का मूड होता तो वो हम दोनों मियाँ बीबी के साथ खाना खा लेता, नहीं तो ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था जहाँ वो अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वो बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर ये ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में इसे शर्म नहीं आती। मुझे तो सोचकर ही शर्म आने लगी थी। जब मैंने अपने पति से यही बात की तो वो हंसकर कहने लगे कि इसका तो यह काम है और रोजगार भी इसी से चलता है। अगर वो अपने काम में शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी जिस्म कोई दबाए ताकि मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे जब मेरी सास का देहांत हो गया था। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 3 साल जैसे मैंने कांटों पर बसर किए थे। वो पल पल मुझ पर निगाह रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह में हर चीज़ होती थी। मैं इस माहौल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही उन्होंने मुझे औलाद ना होने के ताने देने शुरू कर दिए थे। मैं इस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती थी। ऊपर वाले से रो रो कर औलाद मांगती कि मेरा जल्द से जल्द गोद भर दे ताकि मुझे अपनी सास के ताने से छुट्टी मिल सके, मगर शायद मेरी किस्मत में अभी सब्र लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से अनजान थी। फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी थी। बहुत से डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उनकी बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों को माँ और बाप दोनों बनकर अकेले ही पाला था। वो बहुत गुस्से वाली औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजारी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने पर बहुत जोर दिया, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनके चारपाई के साथ लगकर बैठे रहते थे और तमाम जमा पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए, यह सोच करके कि शायद उनकी माँ बच जाए। मगर वो अपनी ज़िंदगी इतनी ही लेकर आई थी। कुछ महीने के बाद ही वो इस दुनिया से चल बसी। इसके बाद जहाँ मैंने सुख का सांस लिया, पर घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में भी काम करवाना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर बहुत कर्ज में चढ़ चुके थे, जिसकी वजह से हमारे हालात काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए हम तीनों बंदे अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द इस कर्जे से छुटकारा पा सके। जब मैं घर के कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगती, तब हमारे घर में औरतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। हर उम्र की औरतें लड़कियां मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग ही इसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर में आई तो मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की नेहा को देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गई। शादी के 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वो एक भला लड़का था जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो फिर वो लड़की इस तरह से रोते हुए वहाँ से क्यों जा रही थी? मैं यह सब देखकर परेशान हो गई, कुछ भी सोचने पर मजबूर हो गई थी। इसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में लगकर मैं इस बात को जैसे भूल ही गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वो लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं इसे जल्दी जल्दी बात करके जान छुड़ाकर घर आने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और फिर पति को खाना देने के लिए वापस भी जाना था। मगर वो बातें खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक इसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने इस बारे में नहीं बताया था कि मेरे देवर ने किया क्या है। इतनी बात कहने के बाद वो अपने घर में वापस चली गई थी और मैं इसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। अब मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन वो क्यों रोते हुए वापस जा रही थी। उस लड़की का चाल चलन हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं था। अक्सर मेरे पति इसके बारे में बात करते थे कि इसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। वो इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरे मोहल्ले की किसी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था। मेरा मोहल्ले की किसी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था, न ही किसी से इतना उठना बैठना कि मुझे ऐसी कोई बात सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वहीं मेरी कमज़ोर याददाश्त जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक मैं घर की जिम्मेदारियों में इस बात को जैसे भूल ही गई थी कि मुझे उनसे कोई बात भी करनी थी। दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे थे और इस दिन हम दोनों मियाँ बीबी खेतों में काम कर रहे थे जब मोहल्ले का एक आदमी भागता हुआ वहाँ पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों यह सुनकर परेशान हो गए थे, न जाने क्या बात हो गई है। तेज तेज कदम उठाते हुए जब हम दोनों घर में वापस आए तो बहुत ज़्यादा औरतों का भीड़ लगा हुआ था। औरतें और आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब अंदर घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने मेरा देवर मेरे मुँह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और इसके चेहरे और हालात से लग रहा था जैसे इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहाँ पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही मालूम हुआ कि मेरे देवर ने नेहा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। नेहा नजरें झुकाकर खड़ी थी। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। इसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैंने अपने देवर की तरफ देखा जैसे वो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। इसकी शक्ल से ही झलक रहा था। नेहा के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को नेहा के साथ शादी करनी होगी,
मगर मेरे पति यह सुनते ही बड़े आश्चर्य में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। नेहा की असलियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वो ऐसा करेगी क्यों। लेकिन नेहा के माँ बाप का यह कहना था कि इसे नेहा के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा कर दिया। फिर उसके बाद यह हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सबने इसके पास आना छोड़ दिया था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता था, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया सा। वो पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। देवर की ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता था। मेरा दिल भी यह मानने से इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसे कैसे कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरे पति के दोस्त ने उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त कर दिया और वो शहर में ही एक किराए के कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीबी घर में अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी देवर के लिए हमेशा उदास रहते थे। मैं अक्सर यह सोचती थी कि कोई लड़की कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, वो अपनी इज्जत का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 4 सालों में इसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं ये समझने से अनजान थी कि आखिर यह सब क्या था। दिन इसी कश्मकश में गुजर रहे थे जब मुझे एक दिन जो खुशखबरी मिली, जिसको सुनने के लिए मेरे 4 साल से कान तरस चुके थे, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम छुड़वा दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह वो भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल से इंतजार किया था। कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी गांव वापस आया और मुझे नमस्ते बोलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति रात देर तक खेतों में काम करते रहते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। मैं अब सिर्फ घरेलू काम काज में ही बहुत ज़्यादा थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरा जिस्म टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उसे मसाज करने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि इससे कैसे बात करूं, मगर फिर शर्म को एक जगह रखा और उसे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल मेरे लिए हैरानगी का बन चुका था। जैसे वो अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। तभी बोला, नहीं भाभी प्लीज, मेरे पास एक मेरे भाई का रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। अपने देवर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार हो रहे थे। मेरा देवर न जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचते सोचते न जाने कब मेरी आँख लग गई और मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा। मैंने तो उसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कहा था और वो अगले दिन सुबह सवेरे ही वापस चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। उस दिन नेहा ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इजहार किया कि उसने मेरे देवर पर इल्जाम लगाया था। वो दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर ठहरा एक शरीफ इंसान। इसने जब नेहा को इस बात से मना किया, उसे समझाने की कोशिश की, तो नेहा ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया था कि मजबूर होकर इसके साथ शादी कर ले। इस बात से ज़्यादा नेहा का ही नुकसान हुआ था। इसके लिए रहे सहे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। अब एक बहुत ही बड़े उम्र के आदमी का इसके लिए रिश्ता आया था और कुछ दिनों में इसने शादी होकर यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कांटा सा चुभ गया था, वो जैसे कहीं निकल गया था और अब मेरा देवर भी जैसे सबकी नज़रों में सही हो गया था। मगर मैं यह सोच सोचकर परेशान होती रहती थी। न जाने उस दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे गलत क्यों समझा।
यह सोच सोच करके मैं जैसे पागल सी हो गई थी। फिर दोबारा 1 महीने की छुट्टी पर जब मेरा देवर घर वापस आया तो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। आज भी मेरे पति रोज़ के मुताबिक घर से बाहर थे और उन्होंने लेट आना था। जब मैं अपने देवर के लिए खाना देने उसके कमरे में गई तो वो मुझे कहने लगा कि भाभी मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल नेहा की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर औरत मर्द पर इल्ज़ाम लगा देगी, मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरा देगी। यही वजह है कि नासमझी में मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गई। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जो इतने दिनों से इसी कसम में गिरफ्तार थी, शर्म के मारे खुद से नज़रें चुराए फिरती थी। मेरे देवर के इस बात से जैसे मेरे सीने में एक बोझ हल्का हो गया था। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उसे कहा कि मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वो भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। हमें भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। हमारे लिए यही काफ़ी था कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन रहे। हमने इसे खुश दिल से इजाज़त दे दी थी और उसकी यह शर्त ठीक है, जब उसका भतीजा या भतीजी इस दुनिया में आ जाएंगे तभी वो शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया तो फिर हमने कुछ दिन बाद में उसकी शादी की तारीख रख दी थी। अब मेरे देवर की शादी हो चुकी थी और वो बहुत खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।